हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आज से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और इस रिवीजन का शुरुआत हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करने जा रहे हैं। क्लियर साथियों, हम लोग का टारगेट रहेगा कि जल्द से जल्द जितना से ज़्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करें, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है कि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गई है, तो हम लोग का रिवीजन भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। तो साथियों, बिना समय गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रिवीजन का। तो साथियों, आप इसे ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अगर समय मिले तो आप इसे नोट डाउन भी करते चलेंगे। तो साथियों, हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है, सबसे कठोर तत्व कौन है? सबसे कठोर तत्व कौन है? तो जाहिर सी बात है, सबसे कठोर तत्व अगर पूछा जाएगा हम लोग का आंसर होगा हीरा। नेक्स्ट है साथियों, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं या किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो साथियों, ऑप्शन दिया हुआ है खारा जल, शुद्ध जल, गंदा जल। नॉट को हम लोग समझेंगे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर, जिसका नाम क्या है साथी? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर को एडिज मच्छर कहा जाता है और यह साफ जल में पाया जाता है। तो साफ यहां पर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग शुद्ध जल में मार सकते हैं। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? शुद्ध जल में या साफ जल में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है लेमार्क, अरस्तु, डार्विन, स्पेंसर। लेमार्क के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि लेमार्क जो होते हैं वह उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत देते हैं, जिसे लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। जबकि यहाँ पूछा जा रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है? डार्विन साहब को। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन साथी कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसे प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हम लोग ग्लूकोज प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन, जिसे इंग्लिश में बडिंग कहा जाता है, तो वह देखा किस में जाता है? तो ईस्ट में। किस में देखा जाता है? ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान। तो साथ ही इस तरह जब क्वेश्चन होता है, इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत होती है। सॉल्व करने के लिए साथी आपको देखना होगा कि यहाँ पर रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम, R1 1 ओम, R2 2 ओम, और इस तरीके से हमें इसे श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो RS क्या हो जाएगा? 1 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू 3 ओम। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें टोटल जो रेसिस्टेंस प्राप्त हो रहा है वो 3 ओम है और यहाँ पर वोल्ट कितना हो गया? 6। V हो गया 6 वोल्ट, R हो गई जो कि RS है 3 ओम, और आपको I का मान निकालना है। तो I का फॉर्मूला क्या होता है? जैसा कि आप ओम के नियम से जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई R। तो V कितना है? 6, R कितना है? 3 इज इक्वल टू कितने? 2। तो इस तरीके से साथी थोड़ा सा हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी और इस तरह के सवाल भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो यहाँ पर 2 एम्पियर कहां पर आ रहा है? हमारा 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहते हैं ओम के नियम का गणितीय रूप। यही आ गया ओम के नियम में हम लोग पढ़े V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, V इज इक्वल टू आई आर नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है I इज इक्वल टू V बाई आर। नेक्स्ट साथी क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? मलेरिया उत्पन्न कौन करते हैं? मादा एनोफिलिस। याद रखेंगे साथी। और ये जो उत्पन्न होते हैं वो गंदे जल में होते हैं। यहाँ पर 2 तरह का क्वेश्चन दिख रहा है, डेंगू उत्पन्न करने वाले, मलेरिया उत्पन्न करने वाले। डेंगू उत्पन्न करने वाले भी मादा एडिज मच्छर होते हैं, याद रखेंगे। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मादा एनोफिलिस मच्छर होते हैं। अंतर क्या है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वह साफ जल में होते हैं और प्रायः दिन में काटते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वह गंदे जल में पाए जाते हैं।
क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। यह साथी थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। यहाँ पर सीधे लिख दिया है वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, मध्य सतह में, या नॉट नन ऑफ दीज, या इसी को लिखते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो साथी जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि ओजोन परत के बारे में हम लोग निर्माण, अपचय, सारे चीजों पर डिस्कस किए थे। तो ओजोन परत को हम लोग बताए थे कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। तो जब वायुमंडल के परत पढ़ते हैं साथी, तो नीचे से आप पढ़ेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस तरीके से करके वायुमंडल को बांटा जाता है। लेकिन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल के किस परत में पाए जाते हैं, यानी वायुमंडल के अपेक्षा। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि समताप मंडल में पाए, समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में, तो ऊपरी हिस्से में हम लोग बात करते हैं साथी, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि वायुमंडल के ऊपरी सतह में वह पाए जाते हैं। नेक्स्ट कहेंगे ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। इस तरह का सवाल बनाने के लिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि ओजोन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, O3। ओजोन को क्या बोलते हैं, O3। अब O3 से दिख रहा है कि ओजोन के ये एक अणु कहला है, इसमें परमाणु की संख्या कितना हो गया, 3। तो ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। नेक्स्ट कहा जाता है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये सबसे पुराना क्वेश्चन में शामिल किया गया है जिसमें आधुनिक नहीं जोड़ा गया है। अगर लिखा रहता आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बांटते। यहाँ दिया हुआ आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो ये पुराने आवर्त सारणी के हिसाब से दिया हुआ है। और जैसा कि आपको पता है पुराने आवर्त सारणी में 8 वर्ग होते थे, उसी को धीरे 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 बांट करके मॉडर्न आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में इसकी संख्या कितनी कर दी गई, 18। कितनी कर गई। तो अब अगर जो सवाल पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तब हम लोग का जवाब क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। लेकिन साथ ही फिर कंफ्यूजन आता है कि सर हमको वर्ग और आवर्त ही नहीं समझ में आता है। तो आवर्त सारणी में 2 भाग हम लोग पढ़ते हैं, एक आवर्त, दूसरा होता है वर्ग। अब इन्हीं दोनों को समझने के लिए ध्यान दीजिएगा कि आवर्त सारणी का निर्माण इस तरीके से, यानी इसको जो कहते हैं वर्टिकल कॉलम, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जिसे ही कहा जाता है वर्ग। इसी को क्या कहा जाता है, वर्ग। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं इस तरीके से, इसे कहा जाता है आवर्त। क्लियर साथी। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होंगे वह कहलाएंगे आवर्त, वर्टिकल लाइन जो होंगे उसे कहेंगे वर्ग। तो जब भी पीरियोडिक टेबल आपके सामने आए उसे आप काउंट करके देख लेंगे। क्लियर है साथियों। तो अभी हम लोगों ने क्लियर किया कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर होंगे 8। लेकिन अगर इसमें पूछा जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो ये हो जाएंगे 18, याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व, जिसको इनर्ट गैस भी कहा जाता है, और इसमें से हम लोग याद करके पढ़ते हैं जो सबसे लास्ट वाले वर्ग में शामिल कर रहे हैं, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, इस तरीके से करके कुछ उदाहरण है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको दिख रहा है क्या, हीलियम, ऑप्शन नंबर बी। क्लोरीन की संयोजकता क्या है, क्लोरीन की संयोजकता 1 में 2 1 दिया हुआ है, एक प्लस में एक माइनस में, हमें जाना है किसमें, -1। नेक्स्ट कहता है हाइड्रोकार्बन कौन है। तो साथ ही आपको पहले से पता है हाइड्रोकार्बन होते क्या है, तो वैसे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों शामिल होते हैं। तो जो दोनों शामिल होते हैं आप चेक कर लें, H2O यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ CO2 हाइड्रोजन नहीं है, HNO3 यहाँ कार्बन नहीं है। 1 2 3 खत्म, बच क्या गया, बी में देखते हैं कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, हमारा ऑप्शन सही। तो हाइड्रोकार्बन जब भी पूछा जाएगा इस तरीके से करके आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट आता है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। संवाहक का मतलब ले जाने वाला, लाने वाला, पहुंचाने वाला। तो फ्लोएम हम लोग पढ़े थे संवाहक बंडल में कि फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम 2 तरह के होते हैं। तो जाइलम को हम लोग बताया था कि ज से जाइलम, ज से जल। तो जाइलम जो होगा वो जल को लेकर के जाएगा। फ्लोएम फ से फूड, तो याद रखेंगे फूड मतलब भोजन। तो फ्लोएम संवाहक किसका होता है, भोजन का। तो इस तरीके से करके आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्तक द्वारा होता है। प्राथमिक उत्तक पूछ रहा है, तो प्राथमिक उत्तक ये सब उत्तक लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और इन्हीं लेयर से वो उत्तक बनेगा।
बने होते हैं तो कहते हैं हम लोग, उसका आंसर क्या आ जाएगा, इंडोडर्म। नेक्स्ट है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब आप देख रहे हैं, समतल दर्पण है जिसमें बराबर बनता है, उत्तल दर्पण है जिसमें छोटा बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारे पास कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। हम लोग बता चुके हैं निकट दृष्टि दोष क्या है, राइट आंसर अवतल दर्पण। क्लियर साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण जिसे अल्फा कहा जा रहा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। याद रखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और ये कह रहा है कि हम लोग पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण ले रहे हैं, जिसका एक उदाहरण लिया है अल्फा, पश्चिम की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वह उत्तर की ओर विस्थापित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए नियम बताए हैं, तो वो क्या होगा, दक्षिण की ओर, नीचे की ओर। किधर होगा, नीचे की ओर। नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या, तो आप जानते होंगे धारा दो तरह के परे हैं, एक होता है डीसी, एक होता है एसी। डीसी को ही बोलते हैं डायरेक्ट करंट, एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। यही डायरेक्ट करंट जो है वो दिष्ट धारा कहलाता है, एसी जो है वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। इस तरीके से हम लोग जानेंगे कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति होती है उसमें 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, मतलब सौर ऊर्जा से नहीं निकाले जाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा वायु से काम कर रहा है। नेक्स्ट है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। स्टोमाटा के बारे में क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं स्टोमाटा को खोलने बंद करने के लिए उसमें एक गार्ड सेल होता है। गार्ड सेल को ही यहाँ पर कहा जाता है द्वार कोशिका। तो हम लोग कहेंगे स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिका या गार्ड सेल। नेक्स्ट कहता है, ब्रिक की संरचनात्मक या रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है। ब्रिक किसको कहा जाता है, तो आप लोग को बार बार सिखाया है, किडनी। ब्रिक किसको कहते हैं, किडनी को। तो किडनी इज कॉल्ड ब्रिक। तो ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, इसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। न्यूरॉन क्या हो जाता है, वो तंत्रिका कोशिका का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है ये, लेकिन किडनी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, नेफ्रॉन का। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन कौन है। इसमें हम लोग बात करते हैं ब्रिक, किडनी। नेक्स्ट है एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। हम लोग पढ़े हैं क्लास में कि एंड्रोजन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है जो किसमें पाए जाते हैं, तो नर लिंग हार्मोन कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, नर लिंग हार्मोन। नेक्स्ट है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी, ये ध्यान रखना है, किसी भी दूरी पर स्थित, यानी कि हम लोग जानते हैं सीधा प्रतिबिंब बनता किस में है, तो हम लोग ये भी देखें कि सीधा प्रतिबिंब उत्तल में बनता है, अवतल में भी बनता है, समतल में भी बनता है, लेकिन उत्तल में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, अवतल में किसी खास दूरी पर रखने पर सीधा प्रतिबिंब बनता है, समतल में हमेशा बनता है। इसीलिए कहता है हमेशा का मतलब क्या, किसी भी दूरी पर। इसलिए इस क्वेश्चन पर यहाँ पर फोकस रखना है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा हो रहा है, सीधा। तो सीधा बनने के लिए आपको पहले से पता है सीधा प्रतिबिंब समतल में भी बनता है, अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है। लेकिन याद रखेंगे कि अवतल में दोनों प्रकार का बनता है, सीधा और उल्टा दोनों, जबकि समतल में सीधा, उत्तल में हमेशा सीधा। यानी किसी भी दूरी पर रखेंगे तो हमें खोजना क्या है, समतल और उत्तल, यानी समतल अथवा उत्तल, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है किसी कार के अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब हेडलाइट, सामने का लाइट जो होता है, उसमें किस तरह का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो उसमें किस तरह का दर्पण प्रयुक्त करते हैं? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसका अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक की बात करेगा तो किसकी बात करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक सब किसका होता है? ऑप्शन नंबर वायु, बर्फ, कांच। ऑप्शन नंबर डी लिख लेंगे हीरा। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका जाएंगे? हीरा को। नेक्स्ट कहते हैं कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस करने के लिए हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट निम्न में से किसके आवर्त फल होते हैं? यानी कि हम लोग जो जानते हैं कि आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत करके व्यवस्थित किया गया है, तो वो किसके गुणधर्म पर या किस चीज के प्रॉपर्टीज पर रखा गया है? तो हम लोग जानते हैं उनके एटॉमिक नंबर पर, परमाणु संख्या के आधार पर। नेक्स्ट बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें। जस्ट अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे कि आवर्त सारणी जब पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह की कतारें के बारे में बात किया जाता है। एक होता है वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर कतारें, जिसको हम लोग वर्ग कहते हैं। एक होता है क्षैतिज कतारें, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो क्षैतिज कतारें होती है ये वाला, उसको कहा जाता है आवर्त। क्या कहा जाता है? आवर्त। नेक्स्ट कहता है लोहे के फ्राइंग पैन, जिस पर हम लोग कोई चीज फ्राई करते हैं, उसको जंग से बचाना है, तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त ज्यादा होगा? ग्रीज लगा करके करेंगे, पेंट लगा करके करेंगे, कि जिंक का परत चढ़ाएंगे, या ऑल यानी सभी चीज कर सकते हैं? तो साथी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस तरह का कहलाता है कि ग्रीज लगाकर भी कुछ हद तक उसको बचा सकते हैं, लेकिन वो हमेशा काम या इस्तेमाल में नहीं आएगा। पेंट लगा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो फ्राइंग पैन है, आग पर लगाएंगे तो धीरे धीरे उसका पेंट खत्म हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट टाइम में भी उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो उपाय आता है इसमें से, वो है जिंक की परत चढ़ाकर, लेयर ऑफ जिंक। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? कई बार बताया है, बहुत आसान सवाल। सोडियम Na, जिसको बताए थे पनीर के जैसा होता है, बिल्कुल मुलायम। ये भी पूछा जाता है कि इसे रखा कहाँ जाता है? तो केरोसिन में। खुला में नहीं रख सकते, वरना ये वायुमंडल के हवा से संपर्क कर आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग सीधे खोजेंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल करके भी बताए थे, मुंह में पाइप के द्वारा सांस छोड़ करके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक अम्ल निम्न से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन दिया है टमाटर, संतरा, सिरका, इमली। तो हम लोग जानते हैं टमाटर में मैलिक एसिड पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाए जाते हैं। तो ये टार्टेरिक एसिड किसमें पाया जाएगा? इमली में। नेक्स्ट बात करेंगे जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जिप्सम क्या है? जिप्सम वैसा पदार्थ है जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाए जाते हैं। तो जिप्सम का सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2O। इसी को और बारीक महीन पीस करके इसमें मिलाए जाते हैं वाटर, तो हम लोग क्या कहते हैं? इसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाए जाते हैं। तो याद रखेंगे जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 1/2H2O। ध्यान रखेंगे, दोनों में बार बार कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट आता है वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक। तो वैद्युत प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी। तो इसका SI मात्रक क्या आएंगे? तो ओम मीटर। क्या लिखते हैं? ओम मीटर। नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ये तो आपको पिछले मंथ वाले एग्जाम में भी पूछा गया था कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। चालक तो लोहा भी है, चालक तो नाइक्रोम भी है, लेकिन इन सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। और लास्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया?
तो हम लोग पढ़े थे इसके बारे में HC और स्टेड। HC और स्टेड कब किए थे? 1820 में, 1820 में HC और स्टेड साहब ने 1820 में विद्युत धारा के लिए चुंबकीय प्रभाव की खोज किया। इस तरीके से साथी इस फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा किस तरीके से 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम लोग रिवाइज किए। तो मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में अगले 40 क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़िए, मस्त रहिए, रिवाइज कीजिए।